नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स पहुंचे। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर बेहद गर्मजोशी के साथ हुआ उनका स्वागत। द्विपक्षीय साझेदारी को एक नया आयाम मिलने की है उम्मीद। पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा से नई ऊंचाइयों पर भारत यूएई संबंध। $5 अरब के निवेश के साथ रक्षा, एलपीजी गैस आपूर्ति और रणनीतिक तेल भंडार संबंधी हुए कई समझौते। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष का कूटनीति और संवाद से समाधान ढूंढने पर दिया जोर। सरकार द्वारा विदेश यात्रा पर किसी भी तरह के टैक्स, सेस या सरचार्ज लगाने की अफवाहों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया खंडन। कहा, विदेश यात्रा पर इस तरह की पाबंदियां लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। नीट यूजी 2026 री एग्जाम की नई तारीख घोषित। 21 जून को होगी परीक्षा। अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने का फैसला। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड को सीबीआई ने पुणे से किया गिरफ्तार। धार भोजशाला मामले में एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का बड़ा फैसला। भोजशाला को माना वाग्देवी मंदिर। हिंदुओं को पूजा का अधिकार। मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर जताई असहमति। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की कही बात। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न। वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार विषय पर हुई व्यापक चर्चा। कई देशों ने ब्रिक्स मंच पर भारत की सक्रिय और संतुलित नेतृत्व की भूमिका की सराहना की। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री का अभिनंदन रियल एडमिरल लुडगर वूमेलर ने किया। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम वेरेंडसन भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। नीदरलैंड्स में भारत के राजदूत कुमार तुहिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नई डच सरकार के गठन और प्रधानमंत्री रॉब येहतुन के पद संभालने के बाद ये दोनों नेताओं के बीच पहली शिखर स्तरीय मुलाकात होगी। भारत और नीदरलैंड के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की लीडरशिप के साथ, किंग और क्वीन के साथ उनकी मुलाकात तो होगी ही, यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ भी बहुत अहम बातचीत होने वाली है। क्यों ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इस बारे में बातचीत करने के लिए नीदरलैंड में भारत के राजदूत कुमार तुहिन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा मानी जा रही है, क्या उद्देश्य रहेगा? हमारे प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि यह यूरोप में पहला स्टॉप है उनका, और यह दर्शाता है कि नीदरलैंड्स हमारी विदेश नीति में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ यह भी हम लोग याद रखें कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा उनकी दूसरी यात्रा है यहाँ पे, और 9 साल के बाद हो रही है। लेकिन वह ऐसे समय हो रही है जबकि हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो एक नई ऊंचाई पर जा रहे हैं, और ख़ास करके हमारे संबंध ईयू देशों के साथ भी उनको भी एक काफ़ी अच्छी दिशा मिली है, ख़ास करके जो इंडिया ईयू FTA हुआ है उससे कारण से। एक पक्ष और भी मैं कहना चाहूँगा, वो यह है कि प्रधानमंत्री की यात्रा यहाँ की नई सरकार बनने के काफ़ी जल्दी ही हो रही है, इसलिए यह ऐसा मौका भी होगा जिसमें कि हमारे दोनों देशों के जो नेता हैं, जो हमारे जो लीडर्स हैं, उन लोगों को ये मौका मिलेगा एक दूसरे को समझने का, हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ को, हमारे जो फोकस है उन्हें बताने का, आज तक की जो प्रगति हुई है उसको रिव्यू करने का। क्या ऐसे सेक्टर्स रहेंगे जिन पर ध्यान रहेगा? ट्रेडिशनली ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा
वाटर है, कृषि है, शिक्षा है या फिर स्वास्थ्य है, इन विषयों में भी काफ़ी हमारा कोऑपरेशन पहले से बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन कुछ अभी हाल के वर्षों में जो नए जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स है, जैसे क्लीन एनर्जी है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन है या फिर एआई है, सो इन विषयों में भी बहुत सारी प्रगति हो रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस यात्रा के दौरान हमारे शीर्ष नेताओं को यह मौका मिलेगा कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको इन नई दिशाओं में ले जाने के लिए क्या काम किया जा सकता है, उसके लिए हमें एक सही दिशा और निर्देश दे पाएंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल सेक्टर की बात करते हैं। वाटर मैनेजमेंट, जो जल प्रबंधन है, उसमें अच्छा खासा सहयोग है भारत और नीदरलैंड का। तो जल प्रबंधन, कृषि को लेकर किस तरह से इस बातचीत के बाद नया डायरेक्शन मिलने की संभावना आप देख रहे हैं? दोनों सेक्टर्स में नीदरलैंड्स की विश्व में बहुत ही अग्रिम आई थिंक इनकी स्थिति है, स्थान है। क्योंकि आप देखिए कि पूरा का पूरा देश जो है यह समुद्र तल से कई मीटर नीचे औसत वहाँ पर है। दूसरा कि छोटा देश होते हुए भी विश्व में कृषि पदार्थों के उनके एक्सपोर्ट्स में और हॉर्टिकल्चर में इस देश का काफ़ी बड़ा स्थान है। यही ऐसे सेक्टर हैं जहाँ कि हमें भी, हमारे यहाँ इंडिया में भी इनकी ज़रूरत है। कृषि हमारा भी काफ़ी हमारा फोकस है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि वो कृषि क्षेत्र में कितना वो चाहते हैं कि प्रगति हो। हमारे पास एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है वाटर में और एग्रीकल्चर में, दोनों में अलग अलग JWGs हैं और दोनों में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। वाटर के इलाके में 2021 में दोनों देशों के बीच जो शीर्ष स्तर की वार्ता हुई थी वर्चुअल, उसके बाद इसे हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया हम लोगों ने। और उसके बाद से ये बिल्कुल प्रयास रहा है कि कैसे हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम लोग और ज़मीन पर मूर्त रूप दे पाए हम लोग। तो मेरी यह आशा है कि इस यात्रा में दोनों शीर्ष नेताओं के बीच में जब बात होगी तो वो लोग अभी का जो सहयोग है उसको एक तरह से रिव्यू भी करेंगे और ख़ास के इसके बाद हम लोग को आगे और क्या कर सकते हैं स्पेसिफिकली, और कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई खास ऐसे फोकस और कर सकते हैं, उस पर हमें निर्देश और नई हमें दिशा भी मिलेगी। भारत और नीदरलैंड की अगर बात की जाए तो व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन शायद बहुत लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है, बहुत पता भी नहीं है। ख़ास तौर से EU के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद अब क्या नई संभावनाएं भारत देख सकता है इस क्षेत्र में? दोनों देश आपस में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और व्यापार को एक और भी नए रास्ते की तरफ ले जा सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट के जो हमारे जो संबंध हैं नीदरलैंड से बहुत मजबूत हैं, और ये भी सही है कि इन संबंधों की गहराई कितनी है इसका अभी भी कई लोगों को इसका आकलन सही नहीं है। यह देश हमारा EU में हमारा मर्चेंडाइज में दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा डेस्टिनेशन है। अगर हम लोग निवेश की बात करें तो निवेश भी भारत में नीदरलैंड से लगभग 50 बिलियन से ऊपर डॉलर का निवेश है। हमारी कंपनीज का भी यहाँ पे लगभग 25 बिलियन से ऊपर का निवेश है, तो ये काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा आपने सही कहा कि इंडिया EU FTA के बाद में इस देश की स्थिति, बिकॉज यहाँ पे रॉटरडम एक ऐसा पोर्ट है जहाँ से, जो कि अगर मैं कहूँ कि ये गेटवे है यूरोप का, वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट है, चीज़ें जो हैं यूरोप में जाती हैं, इसके जरिए जाती हैं। तो मेरा ये अनुमान है कि जब हमारा इंडिया EU FTA जब हमारा ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, उसके बाद नीदरलैंड्स की स्थिति और भी मजबूत होगी। ये नहीं केवल बायलैटरल में तो होगी, लेकिन एज ए गेटवे, जहाँ से कि हम लोग पूरे यूरोप को हम लोग पहुँच पाएंगे और हमारी कंपनीज और भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे निर्यात कर पाएंगी, दूसरी कंपनी के साथ संबंध कर पाएंगी, उसमें नीदरलैंड्स का स्थान और भी मजबूत होने वाला है। तो मैं बहुत ही आशान्वित हूँ कि इस विषय में हमें और भी अच्छे और मजबूत आई थिंक संबंध देखने की हम लोग को आशा है। दो चीज़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है। एक मिशन मोड में उन्होंने एक तरह से पूरे देश को इसको आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। एक तो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है, हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है बीते कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप कह सकते हैं। और दूसरा जो सेक्टर है ग्रीन हाइड्रोजन का। तो पहले अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में किस तरह से सहयोग आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, और इस दौरे के बाद क्या कुछ संभावनाएं आपको लग रही हैं? तो आपको जैसा पता हो कि हमारे दोनों देशों में प्रधानमंत्री स्तर पर जो कुछ समय पहले जो टेलीफोन पर बात हुई थी 24 में, उसमें यह तय किया गया था कि हम लोग अपने संबंधों को एक स्ट्रैटेजिक एक आयाम देंगे। तो स्ट्रैटेजिक आयाम देने के अंदर में आपने दोनों विषय जो आपने बताए, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन हाइड्रोजन, दोनों उनके काफ़ी बड़े महत्वपूर्ण उनके अंग हैं।
सेमीकंडक्टर में यह देश यहाँ पे दुनिया के सबसे डेवलप्ड सिस्टम्स में से आता है। दुनिया की नामी कंपनी जो है सेमीकंडक्टर्स में वो यहाँ पर हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में भी सरकार ने काफ़ी बड़ा फोकस इस पर दिया है। हमारे सेमीकंडक्टर मिशन में बहुत सारा काम हो रहा है। तो इसलिए दोनों देशों के बीच में बहुत सारी कम्प्लीमेंटरिटीज़ हैं। बहुत सारी कंपनी यहाँ से या तो जा रही हैं या जाने का प्लान बना रही हैं। कुछ कंपनीज़ के इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन ऑफिसेज हैं। जब हमारा पिछले साल जो सेमीकॉन हमारा जो हमारा एग्जीबिशन हुआ था, हमारा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी यहाँ से काफ़ी बड़ा डेलीगेशन गया था। इस साल जो हमारा AI समिट हुआ है उसमें यहाँ पे प्रधानमंत्री स्तर पे इनका पार्टिसिपेशन था। ग्रीन हाइड्रोजन की आपने बात की, ग्रीन हाइड्रोजन में भी काफ़ी उसमें बहुत ही संभावनाएं हैं। भारत अब ग्लोबल लीडर बनने की तरफ एक तरह से सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन न सिर्फ उत्पादन करे बल्कि एक्सपोर्टर भी भारत बन सके, उस दिशा में किस तरह का सहयोग हो सकता है? जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो हम लोग भारत में ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी बड़े स्तर पर उनका उत्पादन हम लोग कर रहे हैं और करने का प्लान बना रहे हैं। यूरोप में यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की जो ज़रूरत है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और एस्टैब्लिश हो रही हैं। तो इसलिए हमारी कंपनीज़ को यहाँ पे नीदरलैंड के जरिए यूरोपियन मार्केट को पहुँचने का एक बड़ा अच्छा साधन है। हमारे कुछ पोर्ट्स और रॉटरडैम पोर्ट के बीच में अभी तक ऑलरेडी कुछ एग्रीमेंट्स उन्होंने कर लिए हैं और करने की बात भी कर रहे हैं, जिसमें कि हम इंडिया से ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ ला पाएंगे और यहाँ पहुँचा पाएंगे। आखिरी सवाल एम्बेसडर तुहिन आपसे कि अब किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये यात्रा पूरी दुनिया को, यूरोप को, दोनों देशों की जनता को एक संदेश देने वाली है? इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? अगर आप देखें कि इस साल हमारे जो संबंध हैं EU से बहुत प्रगाढ़ हुए हैं और जनवरी के महीने में EC के जो वहाँ की लीडरशिप है, काउंसिल की लीडरशिप है, इसके अलावा कई देशों के जो शीर्ष स्तर के जो नेता हैं वो भी भारत आए। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा जो संबंध है EU से बहुत प्रगाढ़ हो रहा है और इस देश से प्रगाढ़ हो रहा है। यह एक स्तर पर यह भी दिखाता है कि जो आज की जो विश्व की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में एक स्थायी और एक रूल बेस्ड जो ऑर्डर है उसमें भारत और नीदरलैंड्स और यूरोपियन देश जो हैं दोनों को एक दूसरे की जो महत्ता है वो उसका सही उनका अंदाज हो भी रहा है और मजबूत भी हो रहा है। साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि इन देशों को जो भारत की जो बढ़ती हुई जो हमारा जो प्रोफाइल है, हमारा जो रोल है विश्व स्तर पर, वो भी इनको एहसास हो रहा है कि हम एक विश्वसनीय, हम लोग एक इनके पार्टनर हैं और भारत के साथ में संबंध को जो है एक तरह से जो म्यूचुअली कम्प्लीमेंट्री और म्यूचुअली बेनिफिशियल जो होता है उस तरीके से हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, इसका एक एहसास भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एम्बेसडर तुहिन और एम्बेसडर ने कहा कि ये यात्रा न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने वाली है बल्कि एक भरोसेमंद साथी के तौर पर दोनों देश किस तरह से मिलकर आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में इस यात्रा के दौरान बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वहां जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी ही थोड़ी देर में द हेग पहुंचेंगे। वहां मौजूद लोगों से बात की हमारे संवाददाता सुधाकर दास ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पहुंच चुके हैं। अपने यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड में उनका पड़ाव है और बहुत अहम बातचीत उनकी होनी है यहाँ की लीडरशिप के साथ। लेकिन हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं भारतवंशियों का उत्साह बहुत ही बढ़ जाता है और आप देख सकते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए किस कदर उत्साह से भारतवंशी जिस होटल में पीएम मोदी ठहरेंगे वहाँ पहुँचे हुए हैं। और अभी प्रधानमंत्री के आने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन ये उत्साह, ये जोश काफ़ी वक्त से ये तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री का। बहुत अच्छा लग रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं और काफ़ी सालों बाद आ रहे हैं, तो बिल्कुल एक्साइटमेंट है इंडियन डायस्पोरा में और बिल्कुल हम सब काफ़ी एक्साइटेड है मोदी जी को मिलने के लिए। Yeah, we are very excited to see our PM who traveled long to meet the people here. It's a great visit. Prime Minister Modi is to hold the balance in the world. We look at it as the power of intelligence and balance and creativity from the great knowledge of consciousness, the great knowledge of India.
So we look to India for a hope for the world. बहुत एक्साइटेड हैं हम, मोदी जी आ रहे हैं, कांट बिलीव उनको लाइव देखने मिलेगा पहली बार, सुपर एक्साइटेड सही में। देश में ही नहीं पूरे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मोदी जी के लिए बस एक झलक पाने के लिए और उनके लिए देश से जुड़े रहते हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, और ये उत्साह पूरे दुनिया में मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो देखने के लिए मिलता है। ये वर्ल्डली आर्ट है जिसमें रामायण पूरी संपूर्ण रामायण की दिखाया गया है, और अगर इसको देखें तो यहाँ यज्ञ से लेकर और पूरी दिवाली पूरे रामायण को चित्रित किया गया है। एक कल्चरल परफॉर्मेंस भी यहाँ रखा गया प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए, आप देख सकते हैं उसकी भी तैयारी लगातार चल रही है, और कुछ ही वक्त का अब इंतज़ार है जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचेंगे। एक बहुत बड़ा मैसेज यूरोप के लिए, भारत नीदरलैंड संबंधों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और यहाँ से भी जाने वाला अगले 2 दिनों में जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रहेंगे, उनकी बातचीत नीदरलैंड की टॉप लीडरशिप के साथ होगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज़, द हेग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में जब यूएई पहुंचे तो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई तो कई क्षेत्रों पर समझौते भी हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति लाने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। इस दौरान दोनों पक्षों ने ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। पीएम मोदी ने यूएई में हुए हमलों की निंदा की और संवाद से शांति स्थापना पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष विमान का स्वागत किया यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। यूएई की अपनी 8वीं यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही अबू धाबी के हवाई अड्डे पर पहुंचे, वहां गर्मजोशी के साथ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर और उसके बाद दोनों ही देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में यूएई पर हाल में हुए हमलों की कड़ी निंदा की और उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया, यह बहुत ही सराहनीय है। दोनों ही नेताओं ने समग्र रणनीति साझेदारी की समीक्षा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, एलपीजी सप्लाई, शिप रिपेयर क्लस्टर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं यूएई ने भारत में $5 अरब के निवेश का ऐलान भी किया। रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क पर हुआ समझौता रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को और मजबूत करेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच एक बार फिर कूटनीति और संवाद से समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयासों पर जोर दिया। पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए यूएई के राष्ट्रपति की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत किया। उन्होंने कठिन समय में यूएई में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की देखभाल के लिए राष्ट्रपति नाहयान का आभार भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई की इस यात्रा ने भारत को कूटनीतिक और आर्थिक
दोनों मोर्चों पर बड़ी सफलता दी है। एक तरफ तो ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है, तो वहीं दूसरी ओर यूएई के द्वारा $5 बिलियन के निवेश की घोषणा ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय सेक्टर के नए दरवाजे खोले हैं। मेरे सहयोगी रवि और कैमरामैन सेंथिल के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, यूएई। पीएम मोदी की यूएई यात्रा से भारत को कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर बड़ी सफलता मिली है। यूएई में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि एक तरफ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है, तो दूसरी तरफ यूएई के बड़े निवेश ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय सेक्टर में नए अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं। भारत और यूएई के संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा किन मायनों में खास रहा? यहाँ के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद स्वयं एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने आए, उनको सेरेमोनियल गार्ड दिया गया, और जब इंडिया का एयर इंडिया 1 प्लेन जब यूएई की स्काइज़ में आया तो कैसे उसको एक उनके फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट करके उसको एक तरह से सलामी दी माननीय प्रधानमंत्री को। ये बहुत ही किसी भी भारतीय के लिए एक गर्वमय बात थी कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को किस तरह से इज्जत और उनकी लीडरशिप को किस तरह से सराहा जाता है। ये माना जा रहा था कि ऊर्जा पर कुछ बातचीत हो सकती है और एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए कि वो भारत को ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से अगर देखें तो किस तरीके से मजबूत करेंगे। बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके के समझौते हुए हैं। भारत में जो हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसमें अभी तक यूएई तकरीबन 5 मिलियन बैरल के करीब स्टोरेज करता है। आज का निर्णय था कि कैसे यूएई की पार्टिसिपेशन को बढ़ा करके 30 मिलियन बैरल तक लेकर लिया जाए। इसके लिए नई फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएंगी। चंडीगढ़ उड़ीसा में जहाँ पे हमारा प्लान है उसमें यूएई एक भागीदार होगा। दूसरी चीज़ हुई कि हम सिर्फ क्रूड के क्षेत्र में नहीं कि गैस की भी जो चीज़ें हैं उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह की स्थिति बनी उसके बाद एक नई इनिशिएटिव्स लेने की बात है, तो इसके ऊपर भी एक हिस्टोरिक निर्णय लिया गया कि यूएई और भारत इसमें भागीदारी से अपनी भागीदारी के साथ भारत में स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स पे भी काम करेंगे जहाँ पे एलएनजी एलपीजी की स्टोरेज की जा सकती है। उसके अलावा ये भी हुआ कि भारत यूएई में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं इनके फुजारा में हैं, तो उसमें भी किस तरह भारत के कुछ रिजर्व्स वहाँ पर भी रखे जा सकते हैं। और एक और चौथा था कि जो एलपीजी की हमारी ज़रूरतें हैं, जो कुकिंग गैस है हमारी, जो यूएई जिसमें हमारा अहम भागीदार है, उसमें हम लॉन्ग टर्म सप्लाईज़ के ऊपर मिलकर के काम करेंगे। यूएई ने $5 बिलियन यानी 47,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश का अनाउंसमेंट किया है, और इसमें बैंकिंग सेक्टर बहुत मुख्य रूप से उभर कर आया है। स्किल इंडिया की अगर बात की जाए तो उसको भी एक बड़ा बूस्टअप मिले, ये यूएई द्वारा उस मायनों में भी खास रहा है। 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूट पावर कोई चंद ही देशों में मौजूद है, तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है जिसके लिए आज एक टर्म शीट साइन हुई। और उसके लिए आपने देखा होगा कि यहाँ के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिप भी भेंट की, वो सेरिब्रस चिप, जिसके आधार पर ये सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर भारत में मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, यूएई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स या सेस लगाएगी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मीडिया संस्थान की खबर को शेयर करते हुए कहा कि यह पूरी तरीके से गलत है, इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। विदेश यात्रा पर इस तरह की पाबंदियां लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम अपने लोगों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट के बाद विदेश यात्रा पर नए टैक्स या सरचार्ज लगाए जाने की अटकलों पर पूर्णतः विराम लग गया है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने इस मामले में एक सरगना पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया है। लातूर के रहने वाले कुलकर्णी पेशे से केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। जांच में सामने आया है कि उन्हें प्रश्न पत्रों तक पहुंच प्राप्त थी। सीबीआई के अनुसार अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में कुलकर्णी ने सह आरोपी मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर कुछ छात्रों को इकट्ठा किया और पुणे स्थित अपने आवास पर विशेष कोचिंग कक्षाएं आयोजित की।
इन कक्षाओं के दौरान उन्होंने छात्रों को प्रश्न, विकल्प और सही उत्तर बोलकर लिखवाए। छात्रों ने इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में हाथ से लिखा था। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये प्रश्न 3 मई 2026 को आयोजित वास्तविक नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र से हूबहू मेल खाते हैं। सीबीआई ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर के कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। एजेंसी इन सभी सामग्रियों का फॉरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण कर रही है। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। पेपर लीक विवाद के बाद रद्द हुई परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। सरकार ने इस बार छात्रों को अतिरिक्त समय, पसंदीदा शहर चुनने की सुविधा और नए एडमिट कार्ड जैसी कई राहतें दी हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ किया है कि छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही 2027 से नीट परीक्षा पूरी तरीके से कंप्यूटर आधारित करने का फैसला भी सरकार ने लिया है। लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। पेपर लीक विवाद के बाद रद्द हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा की नई तारीख का ऐलान हो गया है। आगामी 21 जून को फिर से नीट की परीक्षा आयोजित होगी। नई तारीख के ऐलान के साथ इस बार छात्रों के लिए सरकार ने कई बड़ी राहतों का ऐलान किया है। इस बार छात्रों को 1 सप्ताह तक अपनी पसंद के शहर का चुनाव करने का विकल्प मिलेगा। यही नहीं, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को फॉर्मेलिटीज और OMR शीट से जुड़े विवरण भरने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी और सभी अभ्यर्थियों को 14 जून तक नए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। अभी NTA ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। एक तरफ जहां सरकार छात्रों को राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी योग्य छात्र के अधिकार को हानि नहीं पहुंचे, इसलिए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है। साइबर चुनौतियों और अवैध चैनलों पर भी कार्रवाई की जा रही है। 120 टेलीग्राम चैनल और कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी माना कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा नीट परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले साल यानी 2027 से नीट की परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगी, जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। शिक्षा विशेषज्ञों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पहले बात है कि ये बहुत सिक्योर हैं, और दूसरा किसी कारण से टेक्निकल ग्लिच हो, किसी कारण से किसी सेंटर में एग्ज़ाम को कुछ दिक्कत है तो ये प्रॉब्लम लोकलाइज्ड हो जाएगा और ये पर्टिकुलर सेंटर में आप रीटेस्ट कर सकते हैं और पूरा देश का टेस्ट को कैंसिल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत वेलकम करता हूं कि ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया कि आगे सालों में नीट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बहरहाल सरकार की कोशिश है कि इस बार बिना किसी चूक के परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए। चंद्रशेखर और निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद में इंदौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हिंदू पक्ष के दावों को स्वीकार करते हुए भोजशाला परिसर को देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना और वहां नमाज अनुमति को निरस्त कर दिया है। अदालत ने ASI की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट, स्थापत्य अवशेषों और ऐतिहासिक साक्ष्यों को हिंदू पक्ष के दावे को समर्थन में महत्वपूर्ण माना।
फैसले के बाद जहां हिंदू संगठनों में उत्साह है तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। इस बीच प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला, जहां वर्षों से इतिहास, आस्था और अधिकारों की कानूनी लड़ाई चल रही थी, उस मामले में अब इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने फैसले में भोजशाला परिसर को वाग्देवी मंदिर माना है। भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना है। अदालत ने हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना का अधिकार देते हुए साफ किया कि परिसर का नियंत्रण अब पूरी तरह एएसआई के पास रहेगा। अदालत ने कहा कि एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट, स्थापत्य अवशेष, शिलालेख और ऐतिहासिक साक्ष्य हिंदू पक्ष के दावों की पुष्टि करते हैं। कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 के उस एएसआई आदेश को भी आंशिक रूप से निरस्त कर दिया, जिसमें मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति दी गई थी। अदालत ने साफ कहा कि अब भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना का अधिकार रहेगा। अदालत ने केंद्र सरकार से लंदन के संग्रहालय में रखी देवी वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने के अनुरोध पर विचार करने को भी कहा है। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। अदालत के फैसले के बाद धार सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। हिंदू संगठनों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हिंदू समाज के लिए अविस्मरणीय दिन है, ऐतिहासिक दिन है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के फैसले के बाद ये ऐसा भोजशाला का दूसरा फैसला है जिसमें हिंदू समाज की माननीय न्यायालय के माध्यम से सीधी जीत हुई है। यकीन था कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा और अभी देखते हैं, समीक्षा करते हैं क्या होता है। अगर खिलाफ लगेगा तो माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर करेंगे। इस फैसले के बाद भोजशाला परिसर के बाहर श्रद्धालु बेहद उत्साहित नजर आए। राजा भोज की नगरी धार में स्थित भोजशाला भारतीय इतिहास और स्थापत्य का बेहद महत्वपूर्ण केंद्र मानी जाती है। माना जाता है कि परमार वंश के राजा भोज ने यहाँ संस्कृत और विद्या के केंद्र की स्थापना की थी। वर्षों से ये विवाद अदालत में चल रहा था कि भोजशाला का वास्तविक धार्मिक स्वरूप क्या है। इसी बीच वर्ष 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। हिंदू पक्ष ने सर्वे में मंदिर संबंधी अवशेष, स्तंभ, शिलालेख और देवी वाग्देवी से जुड़े प्रमाण मिलने का दावा किया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। हालांकि करीब 2 दशक से अधिक समय से देश भर में चर्चा का केंद्र रहे इस विवाद पर आए फैसले ने एक नई कानूनी और ऐतिहासिक बहस को जन्म दे दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि आगे इस मामले में कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। ब्यूरो इनपुट के साथ श्रेयस द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और समाचारों में अब बात करते हैं चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबर की। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड के संयुक्त महाप्रबंधक रूपेश खन्ना ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के सहयोग से कंपनी अफ्रीका के विभिन्न देशों में अपनी पहुंच और कारोबार का विस्तार करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। There are 54 countries in Africa and जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, और फॉर्चुनेटली इंडिया और अफ्रीका की रिलेशनशिप शुरू से बहुत अच्छी रही है। वी आर ट्राइंग टू पेनेट्रेट into different countries in Africa. They have more opportunities than other continents, more than Europe or more than US, more than Latin America also. Africa is the only continent where most of the future lies. So this is what I would say, that I would like to really congratulate the Indian government. They have done a lot. सेशल्स की उच्चायुक्त हैरी सोआ लालाटिनाया ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर चल रहे तनाव के मद्देनजर ग्लोबल साउथ के सभी देशों को मिलकर काम करने और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। Following the state visit of my president last February,
It's very important. It's like a follow-up for what we have agreed during the visit, where the CECEL program has been launched by the two leaders, and it covers a lot of areas which are very important for us, especially now with the geopolitics, the ongoing situation. We need to come together and solidify the South-South cooperation within the Global South India initiative. So I would like to take the opportunity to thank the government of India for मोहन एनर्जी कॉरपोरेशन के निदेशक अमिताभ अग्रवाल ने कहा कि सरकार की पहलों ने एशिया और अफ्रीका के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया है और भारत के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर अवसंरचना ने राजनीतिक और व्यावसायिक संबंधों को और मजबूती दी है। This initiative, Government of India, has certainly improved communication between the two continents and knowledge about India in Africa in general, which of course has resulted in closer political as well as commercial relationships. My company has been fortunate to be working in Africa since 1979, and we have been benefited by the Government of India initiatives in terms of financing of Exim Bank and other financing as well. द रिपब्लिक ऑफ गाम्बिया के निदेशक एब्रिया म्यूब ने कहा है कि यह बैठक निवेश के लिए और व्यापक अवसर तलाशने का प्रमुख मंच होगा। तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था अफ्रीका के साथ मजबूत साझेदारी के साथ निवेशकों के लिए एक अत्यंत आकर्षक अवसर प्रस्तुत करती है। Meeting will be a forum where more investment opportunities will be explored, and we hope to see very clear and diverse opportunities for investment from both sides. India being a fast-growing economy and also with a very strong trade ties with Africa, I think this is a great opportunity that we should leverage on. पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासन में बड़े बदलावों के बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में हीला हवाली पर कड़े फैसलों ने सियासी तापमान बंगाल में बढ़ा दिया है। राज्य में नई सरकार के तहत कई प्रशासनिक कार्रवाइयां सामने आ रही हैं, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निलंबन और जांच के आदेश शामिल हैं। वहीं जेल सुरक्षा, सड़क पर नवाज और राजनीतिक इस्तीफे जैसे मुद्दे भी सुर्खियां बन रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए हर दिन नए नए फैसले ले रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घिरती नजर आ रही हैं। इस मामले में राज्य सरकार ममता बनर्जी की भूमिका की जांच की तैयारी कर रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले की प्रारंभिक जांच में कथित लापरवाही और कर्तव्य में चूक के आरोप में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखोपाध्याय और डीसी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम से लेकर फॉरेंसिक नमूनों के संग्रह और छात्रा की हत्या के मामले में सबूत मिटाने में इन तीनों आईपीएस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे थे। मुख्य सचिव और गृह सचिव से रिपोर्ट के आधार पर इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट भी निकालेंगे, तब ये देखा जाएगा कि किस किस से बातचीत हुई थी, किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की ओर से कोई निर्देश था या नहीं, ये भी जांच का हिस्सा है। इंटरनल फैक्ट फाइंडिंग হবে, ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারি হবে, তখন ওনাদের যাদের বিরুদ্ধে আমরা আজকে অ্যাকশন নিচ্ছি তার বক্তব্য নেব এবং ভিকটিম ফ্যামিলি যদি চান তাদের বাড়িতে গিয়েও আমাদের অফিসাররা নিয়ে আসবে এবং তার পারিপার্শ্বিক যা আছে ফোন কল রেকর্ড, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট, এগুলো আমরা পরে পরে বের করব। তখনকার যারা অফিসাররা ছিলেন তাদের সঙ্গে কাদের কাদের কথা হয়েছে, কোনো मंत्री मुख्यमंत्री दीदेन टाइम में ताদের কোনো इंस्ट्रक्शन ছিল কিনা। वहीं अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए शुभेंदु सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने जेल के अंदर आरोपियों द्वारा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है।
प्रेसिडेंसी जेल में तलाशी अभियान चलाकर 22 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेसिडेंसी जेल के सुपरिटेंडेंट समेत 2 अधिकारियों को निलंबित किए जाने की जानकारी दी। ये नेक्सस था, प्रेसिडेंसी जेल का जो हम लोग जो कस्टोडियन है उसका साथ नेक्सस था। एक सौ जो मानी होते हो सकता है, पॉलिटिकली प्रेशर दिदेन गवर्नमेंट का हो सकता है, कोई पावरफुल आदमी हो सकता है इनके अंदर। वहीं सड़क पर जुम्मे की नमाज पढ़ने को लेकर शुक्रवार को कोलकाता के राजा बाजार इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। कोलकाता सहित राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई सरकार ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है। उसी के तहत थानों को कहा गया है कि अब सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। शुक्रवार को इस प्रशासनिक निर्देश को लागू करने के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस को घेर कर प्रदर्शन किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किया गया। रास्ते में पब्लिक को असुविधा करके कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन नियम आपको फॉलो करना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को नंदीग्राम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहने का विकल्प चुना। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा नियमों के तहत निर्धारित अनिवार्य 14 दिनों की अवधि के भीतर विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को एक सीट से अपना इस्तीफा सौंप दिया। पश्चिम बंगाल की जनता के हित में 1 जून से मुख्यमंत्री जनता दरबार शुरू करने जा रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट,